हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी यूनिट 5 के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 5 को यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे, जिसके साथ ही हमारे यहाँ पे फार्माकोग्नोसी कंप्लीट कवर हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो देखिए ये जो फार्माकोग्नोसी की यूनिट 5 है ना, देखा जाए ना तो इसको आप लोग को जो है सबसे पहले ही पढ़ा देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सिलेबस पता नहीं किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे यूनिट 5 को सबसे लास्ट में दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने अपने यूनिट 3 यूनिट 4 में सब में हम लोगों ने बेसिकली यही सब चीज़ें देखी हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन, हमारा क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये सब चीज़ें ना हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मान लीजिए कुछ लोग होंगे भी जो यूनिट 5 को पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें ना, तो यूनिट 5 में बेसिकली आप लोग को 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला आप लोग को पढ़ना है एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। और दूसरा आप लोग को पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। और थर्ड आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और देखिए, एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को थोड़ा बहुत कह सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी पढ़ लेना है। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप लोग को अपने यूनिट 5 के अंदर पढ़ना है। अब देखिए, यूनिट 5 में सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री है। तो देखिए, फाइटोकेमिस्ट्री हमारी सिंपली हमारी फाइटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स। तो देखिए, सिंपल सी बात है, फाइटोकेमिस्ट्री हमारी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, क्या उनका कह सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर है, क्या उनके अंदर जो है चीज़ें हैं किस तरीके से, ठीक है, क्या उनका फंक्शंस वगैरह है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैसे उनका ग्रोथ होता है, कैसे उनका मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे जब अपने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यूनिट 5 में आने के बाद मुझे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। हमारे जो भी कैफीन वगैरह हो गया, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे अल्कलॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, उनसे हमें जो भी हमारा मेन केमिकल कंपोनेंट देखने को मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ पे ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं, वही हमारा होता है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उन्हीं सबकी जो स्टडी होती है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अपने फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर। अब देखिए, इट फोकसेज ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग बायो एक्टिव कंपाउंड सच एज। तो इसमें देखिए, जो भी हमारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारा अल्कलॉइड्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, टर्पीन्स हो गए, टैनिन्स हो गए, इन सबकी जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह होती है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है हमारा एक्सट्रैक्शन। और इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी बहुत लगभग हर साल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। अब देखिए, एक्सट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है। देखिए, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है हमारे यहाँ पे किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना। तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक हमारे पास मान लीजिए एक कंपाउंड है, ठीक है, इसी हमारे में से कह सकते हो 3 कंपोनेंट है, और ये हमारा मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, जिसमें ये तीनों चीज़ें मिक्स है बहुत अच्छे से, मतलब ये अलग अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे 3 लिक्विड है, ठीक है, और 3 लिक्विड को हम लोगों ने मिला दिया और तीनों आपस में मिक्स हो गए। अब इन तीनों लिक्विड जो हमारे मिक्स हो गए, अगर इसमें से मान लीजिए हमें सिर्फ ए को बाहर निकालना हो, या फिर कह लीजिए मान लीजिए इन दोनों में से सिर्फ हमें बी को बाहर निकालना हो, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इन मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में से किसी एक को जो अलग करने की टेक्निक होती है, किसी अलग को एक को सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए, वही चीज़ है कि एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स यूजिंग सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, एथनॉल, हेक्सेन। तो यहाँ पे देखिए, एक्सट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ है कि जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे हमारे जो है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स ही हो सकता है कि हमारा मान लीजिए जो है कोई हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा एक समझ लीजिए ये हमारा एक सब्सटेंस है जिसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट प्रेजेंट है ए। लेकिन ये जो ए है ना, ये इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और बहुत मतलब कह सकते हो बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके प्रेजेंट है। तो हमें क्या है भाई, ये जो हमारा ए जो इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में है, हमें इस ए को प्योरली आइसोलेट करना है। मतलब कि हमें इसके अंदर जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको निकाल के हमें सिर्फ इस ए को आइसोलेट करना है, इस ए को निकालना है। तो इन सभी चीज़ों को करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब देखिए, इसको अगर आप लोग थोड़ा समझना चाहो ना, तो जैसे हमारी जो घर में हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय भाई क्या होती है,
कि चाय पत्ती को जब हम लोग चाय में डालते हैं, ठीक है, पानी में डालते हैं, तो क्या होता है, चाय पत्ती अपना कलर छोड़ देती है। तो जो चाय पत्ती का जो कलर होता है और जो उसके कलर के साथ जो भी उसका टेस्ट आता है, ठीक है, वही चीज़ तो हमें चाहिए होता है चाय पत्ती से, और कुछ तो हमें चाहिए नहीं चाय पत्ती से। हमें उस चाय पत्ती का जो सॉलिड पार्ट होता है वो तो हम लोग पीते नहीं है ना, वो हम लोग खाते हैं, उसको तो हम लोग निकाल के अलग फेंक देते हैं। तो देखिए वही चीज़ होती है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारी टी लीव्स थी, ठीक है, मतलब टी लीव्स के जो हमारे चाय पत्तियाँ थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद क्या हुआ, उसने सॉल्वेंट में अपना जो भी कलर था, फ्लेवर था, उसने उसको रिलीज कर दिया। और रिलीज करने के बाद क्या हुआ, वो जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, और जो चाय हमें मिल जाती है वही हमारे यहाँ पे काम की चीज़ हो जाती है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी हमें जैसे कोई भी प्लांट मटेरियल है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका हम लोग यहाँ पे पाउडर बनाते हैं, और पाउडर बनाने के बाद क्या करते हैं, इस पाउडर को हम लोग यहाँ पे किसी सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पे डिजोल्व कर देते हैं। अब डिजॉल्व करने के बाद क्या होता है, ये पाउडर यहाँ पे जो भी इसके फ्लेवर्स होते हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो इस सॉल्वेंट में यहाँ पे रिलीज कर देता है। और रिलीज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पाउडर को यहाँ पे फिल्टर करके हम लोग यहाँ पे अलग कर देते हैं, और ये जो सॉल्वेंट हमें बचता है, रेसिड्यू मिलता है, ठीक है, यही हमारा यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। अब देखिए इसी प्रोडक्ट को अगर हमें यहाँ पे और ज़्यादा कंसनट्रेट करना होता है, तो इसको हम लोग फर्दर जो है इवेपोरेट करवा देते हैं, ठीक है, इवेपोरेट, क्रिस्टलाइज, या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो उन सभी के द्वारा हम लोग यहाँ पे इसको जो है कंसनट्रेट करके हमारा बहुत ही प्योर प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, जैसे हमारा एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, तो वही चीज़ है कि अब इसमें सॉल्वेंट्स हम लोग देखिए, अब इसमें हम लोग वाटर, एथनॉल, हेक्सेन, बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक्सट्रैक्शन के हमारे दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है मॉर्क, एक हमारा होता है मेन स्टम। अब इसको बिल्कुल आप लोग चाय पत्ती वाला एग्जांपल समझिए। जैसे जब हम लोग यहाँ पे चाय बन जाती है, तो चाय बनने के बाद क्या होता है भाई, चाय बनने के बाद यहाँ पे जो चाय पत्ती होती है, ठीक है, इसको तो हम लोग यहाँ पे यूज करते नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अलग फेंक देते हैं। तो देखिए जो हमारा सॉलिड रेसिड्यू हमारा बचता है, ठीक है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्क हमारा क्या होता है, सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा सॉलिड वेस्ट जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्क। और मेन स्ट्रम क्या होता है, मेन स्ट्रम हमारे वो सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे कि यहाँ पे जैसे चाय पत्ती बनाने के लिए, जैसे हम लोग दूध में भी बना सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर दूध में हम लोग चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो दूध हमारा यहाँ पे मेन स्ट्रम हो गया। अगर हम लोग पानी में बना रहे हैं तो पानी हमारा मेन स्ट्रम हो गया। तो इसी तरीके से जो भी सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो हमारा मेन स्ट्रम हो जाता है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो देखिए भाई एक्सट्रैक्शन तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, यानी अलग कर लेते हैं, और उसके बाद प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं इससे हम लोग, ठीक है, कंपाउंड्स की। उसके बाद कंसनट्रेशन, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कंसनट्रेट भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी हमारे बहुत सारे एक्सट्रैक्टर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा इम्प्योरिटी, यानी कि देखिए जैसे जो भी हमारे काम की चीज़ होती है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटी होती है, जैसे हमारा जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको हम लोग क्या होता है फेंक देते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, तो भाई किसी चीज़ की प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी, यानी उसमें से जो भी इम्प्योरिटी वगैरह है उसको निकाल देंगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में, यानी कि हमारे एक्सट्रैक्शन के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो देखिए एक्सट्रैक्शन के बेसिकली हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और एक हमारे कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग के एग्जाम में कई बार जो है डिफाइन द मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन के नाम से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अब देखिए मॉडर्न मेथड्स में है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सबको नहीं डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग किन्हीं एक दो को डिफाइन कर देंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मॉडर्न में जो है अपने ज़्यादा को नहीं देखेंगे, एक दो को ही देखेंगे। बाकी ट्रेडिशनल में बात करें तो ट्रेडिशनल में भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे दो तीन ही होते हैं, जैसे मैसेरेशन हो गया, पर्कोलेशन हो गया, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, ये सभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कुछ है भी नहीं। तो उसी हिसाब से देखिए जैसा एग्जाम में आप लोग के पूछते हैं और जैसा जो है इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स को देखेंगे। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो सॉल्वेंट्स हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करने वाले हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहली बात कि वो हमारा हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए उस कंपाउंड के लिए जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अलग अलग कंपाउंड के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। नॉट रिएक्ट विथ एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड और विथ अदर कंपाउंड इन द प्लांट मटेरियल। अब देखिए सॉल्वेंट का काम है जो है हमारे जो भी जिस प्रोडक्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, सॉल्वेंट का काम है उसको अपने अंदर जो है कह सकते हो
मिला लेना है ना, उससे रिएक्ट करना नहीं। अगर वो उससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा जो है जो भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है, वो हमारे रिएक्शन के थ्रू हो सकता है किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट हम लोग लेंगे वो हमारा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हमारा लो प्राइस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत महंगा पड़ जा रहा है हमें, और उसके बाद हार्मलेस होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो हमारा स्टेबल होना चाहिए। तो ये सारे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी सॉल्वेंट्स की। और अब हम लोग यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मेथड्स में दो टाइप देखे थे, जिसमें ट्रेडिशनल में तो हम लोग यहाँ पे सभी को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मैसरेशन, पर्कुलेशन और सॉफ्ट एक्सट्रैक्शन ही है। तो इन तीनों को काफ़ी डिटेल में देखेंगे, इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और मॉडर्न मेथड में देखिए, मॉडर्न मेथड में सबको देख पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और मॉडर्न मेथड्स में आप लोगों से क्वेश्चन आता है तो बस एक दो कोई आप लोग लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे माइक्रोवेव और एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन को देखेंगे, और ये सभी हम लोग यहाँ पे एक साथ ही जो है लाइन से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैसरेशन के बारे में। अब मैसरेशन देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर, इसमें होता क्या है, मैसरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन वेयर सॉलिड मटेरियल सच एज प्लांट टिश्यू इज सोक्ड इन अ सॉल्वेंट सच एज वाटर और एथनॉल टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड कंपोनेंट। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं करना है हमें। हम लोग यहाँ पे एक हमारा कंटेनर लेंगे, ठीक है, एक हमारा मतलब ये हमारा एक वेसल होता है जो कि हमारा मैसरेशन के लिए यूज होता है। इसी में हम लोग यहाँ पे अपना सॉल्वेंट ले लेंगे, जो भी सॉल्वेंट हमें लेना है, और उसके बाद इसी सॉल्वेंट में हम लोग क्या करेंगे, जिस मटेरियल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, जिस भी मतलब कि जैसे देखिए एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्लांट मटीरियल लेते हैं ना, प्लांट मटीरियल लेते हैं, और प्लांट मटीरियल को हम लोग क्या करते हैं, प्लांट मटीरियल को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी पाउडर्ड फॉर्म में से हम लोग यहाँ पे एट लास्ट में जो भी हमारा मेन कंपाउंड ऑफ चॉइस होता है उसको यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो पाउडर्ड मटेरियल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंपली जो है सॉल्वेंट के अंदर डाल के, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारा ये प्लांट का पाउडर्ड मटेरियल है, ये अपने जो भी कह सकते हो जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जो भी इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको क्या करता है, उनके सॉल्वेंट में धीरे धीरे रिलीज करता रहता है, और एट लास्ट में क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब हम लोग यहाँ पे इसको फिल्टर कर लेते हैं तो सॉल्वेंट हमारा अलग हो जाता है, और जो हमारा सॉलिड मटेरियल है वो अलग हो जाता है, सॉलिड वेस्ट, और सॉल्वेंट हमें मिल जाता है जिसके अंदर हमारा जो भी कंपाउंड हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है वो यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको फर्दर प्योरीफाई वगैरह करके, और हमारा जो है फाइनल जो भी कंपाउंड है उसको यहाँ पे कंसनट्रेट फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो मैसरेशन में होता क्या है, मैसरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन वेयर सॉलिड मटेरियल सच एज प्लांट टिश्यू इज सोक्ड इन अ सॉल्वेंट, यानी कि इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भिगो के रख देते हैं, सोक करके, सच एज वाटर और एथनॉल टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड कंपोनेंट। और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो सकता है, एथनॉल हो सकता है, और भी कोई हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मटेरियल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। द गोल ऑफ मैसरेशन इज टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल एंड रिलीज द कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट इनटू द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैसरेशन का गोल यही होता है, देखिए जब हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम तक भिगो के रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारा सेल वॉल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, जो भी सॉल्वेंट है ना, टाइम के साथ। और जब सेल वॉल ब्रेक होगी तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सेल के अंदर जो भी नेसेसरी कंपोनेंट हैं, जो भी हमें चाहिए होता है, वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोसेस ऑफ मैसरेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। द प्लांट मटेरियल इज क्लीन, ड्राइड एंड क्रश्ड और चॉप्ड टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। यानी सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसको प्लांट मटेरियल को हम लोग ड्राई करेंगे और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ पाए। नाउ अ सुटेबल सॉल्वेंट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपोनेंट। अब हम लोग यहाँ पे जो भी कंपोनेंट उसके हिसाब से सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लेंगे। द प्लांट मटेरियल इज सोक्ड इनटू द सॉल्वेंट फॉर एटलीस्ट 3 to 7 days इन अ वार्म प्लेस विद फ्रिक्वेंट शेकिंग। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम लोग यहाँ पे इसको लगभग 3 से 7 दिन तक, ठीक है, एक थोड़ा सा गर्म जगह पे भिगो के रख देंगे, और इसको कंटिन्यू हर दिन जो है लगभग चलाते भी रहेंगे 2 से 3 बार, है ना। द मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू सेपरेट द सॉल्वेंट फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सॉलिड रेसिड्यू है उसको अलग कर लेंगे और हमारा सॉल्वेंट अलग कर लेंगे। द सॉल्वेंट इज कंसनट्रेटेड थ्रू इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन टू ऑब्टेन अ कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट। और उसके बाद जो भी सॉल्वेंट है उसको हम लोग यहाँ पे फर्दर जो है कंसनट्रेट करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे। अब एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन देखिए इसका हमारा सिंपल सी बात है भाई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इन सभी में जिस भी हमें कंपाउंड को आइसोलेट करना होता है उसमें हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं ना। सेकंड मेथड हमारा आता है इसके अंदर परकोलेशन। अब परकोलेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है हमारा एक्सट्रैक्शन का। तो इसमें देखिए क्या होता है, परकोलेशन इज अ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्युबल कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉलिड मटेरियल्स पार्टिकुलरली इन द हर्बल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो वही चीज़ है कि हमारा इसमें भी हम लोग एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए इसका यूज करते हैं। बाकी द प्रोसेस इन्वॉल्व पासिंग अ सॉल्वेंट थ्रू सॉलिड मटेरियल टू डिजॉल्व एंड कैरी आउट द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द प्रोसेस मतलब कि इसमें वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे इसमें देखिए डालते इसमें भी देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि एट लास्ट में जितने भी एक्सट्रैक्शन है उसमें होने एक ही चीज़ वाला है कि हम लोग यहाँ पे एक सॉल्वेंट लेंगे,
ठीक है। और उस सॉल्वेंट में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी प्लांट मटेरियल है उसको डिजॉल्व कर देंगे। अब डिजॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करें, उसी के बेस पे हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो जाते हैं। जैसे परकोलेशन की बात करें तो परकोलेशन बेसिकली हमारा एक परकोलेटर में सबसे पहली बात तो परफॉर्म किया जाता है। और इसमें भी हम लोग यहाँ पे वही है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट को अपने सॉलिड मटेरियल से पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा जो भी सॉलिड मटेरियल उसके अंदर जो भी एक्टिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको अपने अंदर ले लेता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस को अभी आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है परकोलेटर, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट हमारा कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा परकोलेटर होता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग, अब आप लोग इसको ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो भी सॉलिड मटेरियल है, प्लांट मटेरियल है, उसको हम लोग यहाँ पे जो है क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द मटेरियल इज मॉइस्टेंड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू सॉफ्टन एंड स्वेल द पार्टिकल्स एंश्योरिंग यूनिफॉर्म सॉल्वेंट फ्लो। देखिए आप लोग समझिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हमारा प्लांट मटेरियल को लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पाउडर फॉर्म में। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको जो है बिना परकोलेटर में डाले, यानी कि अभी हम लोग स्टोन में नहीं डालेंगे, बल्कि बिना परकोलेटर में डाले इसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट पे। कितना, सिर्फ इतना कि ये हल्का सा कह सकते हो वेट हो जाए, हल्का सा गीला हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, ये सॉल्वेंट को अपने अंदर जो है कह सकते हो अपने अंदर एक्सट्रैक्ट, अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, यानी थोड़ा सा फूल जाएगा। देखिए इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हमारा चना होता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, रात में हम लोग भिगो के रखते हैं, तो सुबह वो थोड़ा सा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है ना। या फिर इसी तरीके से जो भी बादाम वगैरह होते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या होती है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके थोड़ा स्वेल हो जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ हम लोग करेंगे कि जो भी मटेरियल है उसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्वेंट को डालेंगे, ताकि वो अपने अंदर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा स्वेल हो जाए, ताकि जो है उसके बाद जब हम लोग सॉल्वेंट को अलग से डालें। देखिए अभी हम लोग एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ हल्का सा सॉल्वेंट ऐड किया है ताकि ये स्वेल हो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल सॉल्वेंट नहीं ऐड किया, फाइनल सॉल्वेंट हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये किया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे पैकिंग द परकोलेटर, यानी उसके बाद जो हमारा मॉइस्चर मटेरियल है इसको हम लोग यहाँ पे पैक करेंगे हमारे परकोलेटर के अंदर, जो कि हमारा एक टाइप का सिलेंड्रिकल वेसल होता है। तो इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा परकोलेटर होता है। अब इस परकोलेटर में देखिए क्या क्या होता है, इस परकोलेटर में सबसे नीचे हमारा लगा होता है एक परफोरेटेड डिस्क। परफोरेटेड डिस्क मतलब कि यहाँ पे देखिए ये हमारी जो है कुछ इस टाइप की डिस्क होती है, जिसके अंदर जो है स्मॉल स्मॉल से होल होते हैं, ठीक है। बाकी एरिया यहाँ पे फिल होता है, बाकी छोटे छोटे स्मॉल से होल होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड डिस्क। अब यहाँ पे देखिए, और इस परफोरेटेड डिस्क के ऊपर हमारा कॉटन वूल लगा होता है, यानी कि कॉटन का एक कपड़ा टाइप का लगा होता है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा मॉइस्चर ड्रग है इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। केयर इज टेकन टू इंश्योर दैट मटेरियल इज पैक्ड इवनली एंड मॉडरेटली टू अवॉइड एक्सेसिव कंपैक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो मटेरियल हम लोगों ने फिल किया ना, इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही मॉडरेटली पैक करेंगे, मतलब ऐसा बहुत दबाएंगे नहीं कि एकदम यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाए, है ना। तो क्योंकि देखिए जब हम लोग इसको बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो सॉल्वेंट जब हम लोग डालेंगे तो उसके अंदर से पास ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हमारा एक परफोरेटेड डिस्क होती है, उसके ऊपर कॉटन होता है, उसके ऊपर हमारा मटेरियल होता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिल्टर पेपर लगाते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे इसी परकुलेटर के ऊपर से हमारा सॉल्वेंट डालना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन सॉल्वेंट होता है। अब उसके बाद जब हम लोग सॉल्वेंट को डालेंगे तो होगा क्या, देखिए अब ये जो सॉल्वेंट है ना, ये धीरे धीरे देखिए ये सॉल्वेंट सबसे पहले पास होगा फिल्टर पेपर से, ठीक है। तो फिल्टर पेपर से बहुत ही स्लोली पास होगा। तो स्लोली देखिए क्या होगा, स्लोली ये पास होगा और स्लोली ये हमारा मॉइस्चर ड्रग के कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है। और जब हमारे इस ड्रग के कॉन्टैक्ट, मतलब जब भी हमारे इस मटेरियल के कॉन्टैक्ट में सॉल्वेंट आएगा, तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ से जो है इनके बीच से पास होता हुआ जब ये यहाँ पे कॉटन वूल पे आएगा, ठीक है। तो बहुत ही स्लोली क्या होगा, ये यहाँ पे इस परफोरेटेड डिस्क से पास होता हुआ यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है हम लोग इसको थोड़ा सा बंद करके रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग थोड़े टाइम बाद, देखिए ये सॉल्वेंट जब हम लोग डालते हैं तो तुरंत यहाँ नहीं आता है, बहुत ही स्लोली आता है। और देखिए जब स्लोली आता है तो होता क्या है, होता ये है कि ये जब स्लोली इसके पास से, इस ड्रग के अंदर से पास करता है, तो इस ड्रग का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको यहाँ पे अपने साथ लेके यहाँ पे नीचे आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसका जो भी वॉल्व होता है उसको ओपन कर देते हैं। और ओपन होने के बाद क्या होता है, सॉल्वेंट यहाँ पे धीरे यहाँ पे हमारे इस वाले कंटेनर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप वही होता है हमारा एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पे ड्रग को प्लेस करने के बाद सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। अ सुटेबल सॉल्वेंट जो कि हमारा मेन स्ट्रम होता है इज एडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द परकोलेटर। कॉमन सॉल्वेंट्स यहाँ पे देखिए कौन कौन से सॉल्वेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर हो गया। अब ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी किस सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा है, तो वही वाला सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ना देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फोर्थ स्टेप की, तो यहाँ पे आ जाता है परकोलेशन प्रोसेस। द सॉल्वेंट परकोलेट्स थ्रू द मटेरियल अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे देखिए परकोलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे हमारे इस मटेरियल से पास होता है, ठीक है। द सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली डिजॉल्व द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द मटेरियल। और देखिए जब ये पास होता है तो कंटिन्यू यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिजायर्ड मटेरियल है उसको यहाँ पे अंदर अपने अंदर यहाँ पे डिजॉल्व करता रहता है। द प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। और यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस होती है हमारा जो है सॉल्वेंट किस नेचर का है, क्या टेम्परेचर हम लोगों ने रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या सॉल्युबिलिटी है उसकी कंपाउंड में, इन सभी पे डिपेंड करता है। तो ये सभी चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे कह सकते हो हमारा जो है सॉल्युबिलिटी होगी, है ना, डिजोल्यूशन होगा। अब कलेक्शन ऑफ परकोलेट की बात करो तो एट लास्ट में क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे परकोलेट होगा उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि इसको फर्दर जो है कंसेंट्रेट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे या फिर फिल्ट्रेट करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो सके। ना एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इसका हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, इन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के एक्सट्रैक्शन की, तो ये हमारा हो जाता है सॉक स्लेट एक्सट्रैक्शन। अब ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है। तो इसमें देखिए हम लोग करते हैं क्या, इसको आप लोग पहले समझ लीजिए सिंपली। इसमें देखिए हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एक होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो इसमें देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये इवेपोरेट होगा। जब ये इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे देखिए इसके जो वेपर्स है वो यहाँ से उठेंगे, ठीक है, और उठते उठते क्या होगा, उठते उठते यहाँ पे ये धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने कंडेंसर लगा रखा है। अब ये कंडेंसर क्या होगा, ये कंडेंसर यहाँ पे हमारी कोल्ड वाटर की सप्लाई होती है। तो जब ये वेपर हमारे यहाँ से ऊपर उठेंगे तो ये कंडेंसर का जो कोल्ड वाटर है ना, ये इसको फर्दर क्या करेगा, यहाँ पे वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कंडेंसेशन का मतलब आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे ये वेपर्स जब उठेंगे ये गर्म वेपर्स होंगे, लेकिन जब हम लोग इसको ठंडा कर देंगे इस वाटर से तो क्या होगा, ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। अच्छा देखिए अब जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो ये गिरेंगे कहाँ, ये हमारे गिरेंगे इस वाले थिम्बल में। और ये थिम्बल क्या होता है, ये थिम्बल हमारा एक जो है कह सकते हो एक हमारा हार्ड पेपर का या फिर कह सकते हो थोड़ा एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल का एक कवरिंग होती है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे ड्रग प्लेस होता है, यानी इसी के अंदर हमारा जो भी मटेरियल है जिससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो प्लेस होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब ये सॉल्वेंट हमारा यहाँ से कंडेंसेट होकर जब नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो ये इसी में फिल होता है। लेकिन देखिए फिल होते होते क्या होगा, जैसे जैसे ये फिल होकर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, जब ये हमारा थिम्बल पूरा फिल हो जाएगा सॉल्वेंट से, देखिए इसके अंदर ड्रग ऑलरेडी रहती है। अब सॉलिड इसके अंदर गिरना स्टार्ट होता है, तो जब सॉलिड इसके अंदर गिरेगा तो क्या होगा भाई, ड्रग को हमारा जो है कह सकते हो डिजॉल्व करेगा। जब सॉल्वेंट ड्रग में डिजॉल्व होगा तो उसके अंदर ड्रग अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करेगा। जब रिलीज होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे फिल होगा, और फिल होके क्या होगा, फिल होके यहाँ पे ये इससे बाहर गिरना स्टार्ट होगा। और जब बाहर गिरेगा तो ये भी देखिए यहाँ पे ये बाहर गिर के कुछ इस तरीके से इस वाले हमारे साइफन ट्यूब से, देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ से ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो के इस साइफन ट्यूब से दोबारा से इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में कलेक्ट होता है, और ये फर्दर यहाँ पे फिर से इवेपोरेट होता है। और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे रिपीटेटिव प्रोसेस चलती रहती है। और होता क्या है कि यहाँ पे इस जो है कंटिन्यू जो है हमारे डिस्टिलेशन या फिर कह सकते हो कंटिन्यू वेपोरेशन और कंटिन्यू कंडेंसेशन के थ्रू हमारा क्या होता है, जो हमारा एट लास्ट में जो हमारा सॉल्वेंट हमें मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा प्योर हमारा कह सकते हो, इसके अंदर हमारा जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे बहुत ही कंसनट्रेट फॉर्म में इसके अंदर रिलीज हो जाता है। क्योंकि देखिए कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कंटिन्यू यहाँ से सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, फिर यहाँ से कंडेंसेट होगा, फिर यहाँ पे इसमें गिरेगा, फिर यहाँ से फिर वापस इसमें जाएगा, फिर ये कंटिन्यू इवेपोरेट होता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एट लास्ट में जो सॉल्वेंट होता है ना, इसके अंदर हमारा जो भी इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है काफ़ी प्योर फॉर्म में। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, हमारा वाइडली यूज टेक्निक होती है फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक कंपाउंड्स फ्रॉम सॉलिड मटेरियल्स यूजिंग अ सॉल्वेंट। और बाकी हम लोग बात करते हैं ये हमारा पार्टिकुलरली इफेक्टिव होता है व्हेन डिजायर्ड कंपाउंड हैज लिमिटेड सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट और सॉलिड कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात यही है कि इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो हमारे सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। क्योंकि हमें देखिए हमें इसको डायरेक्टली तो सॉल्युबल करना नहीं है, हमारा यहाँ पे ये जो है सॉल्वेंट गिरेगा और यहाँ पे आता रहेगा, तो इसमें हमें डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। प्रिंसिपल की बात करें तो मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेड एक्सट्रैक्शन एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, रिपीटेड कंडेंसेशन, यानी रिपीटेड कंडेंसेशन रिपीटेड एक्सट्रैक्शन चलता रहेगा। द सॉल्वेंट डिजॉल्व्स द डिजायर्ड कंपाउंड फ्रॉम सॉलिड मैट्रिक्स
तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा सॉलिड मैट्रिक्स होता है उसी से हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो डिजायर्ड कंपाउंड को सॉल्युबलाइज कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स टू इंश्योर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन, और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे करते रहते हैं। द सॉल्वेंट इज कॉन्टिन्यूसली रिसाइक्लाइज्ड एंड मिनिमाइजिंग इट्स यूजेज, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, यही सॉल्वेंट को हम लोग बार बार रिसाइक्लाइज भी कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे बार बार एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस देखिए वही था जो हम लोगों ने अभी देखा। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे अपने एपरेटस को असेंबल करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वहाँ पे इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेट होगा, कंडेंसेशन होने के बाद एक्सट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे कंटिन्यू रिसाइकलिंग चलती रहेगी, है ना। हमारा जो सॉल्वेंट है वो कंटिन्यू रिसाइक्लाइज होता रहेगा, और एट लास्ट में जो सॉल्वेंट हमें मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू यहाँ पे कंसनट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा वही है कि हमारा फार्मास्यूटिकल, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मटेरियल साइंस, इन सभी में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे अपने ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमारा इन्फ्यूजन आ जाता है। तो इन्फ्यूजन भी देखिए, इन्फ्यूजन हमारा बहुत ही सिंपल टेक्निक होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हमारा जो भी प्लांट मटेरियल है उसको हम लोग यहाँ पे हॉट या फिर कोल्ड वाटर में जो है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख देते हैं। मतलब देखिए या तो हमारा हॉट में या तो कोल्ड में, दोनों में रख सकते हैं कुछ, लेकिन हमें कुछ टाइम ऑफ पीरियड, कुछ एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना पड़ता है। द प्रोसेस इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर हर्बल टीज और मेडिसिनल प्रिपरेशंस। तो वही चीज़ है। बाकी डिकॉक्शन की बात करें तो डिकॉक्शन में क्या होता है, डिकॉक्शन में हम लोग यहाँ पे जो है जो भी सॉल्वेंट वगैरह होता है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं, उसको बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं, और बॉयल करने के बाद क्या होता है, जो भी सॉल्वेंट होता है वो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिलीज कर देता है। इट इज मेनली यूज टू प्रिपेयर टीज एंड एक्सट्रैक्ट रिच इन एल्कलॉइड्स, टैनिन्स और ग्लाइकोसाइड्स। और डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में भी हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्वेंट को अपना हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हीट हम लोग बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बहुत ही मॉडरेट हीट करते हैं, इतना नहीं करते हैं कि हमारा बॉयल हो जाए, बट बॉइलिंग से नीचे रखते हैं, तो ये हमारा डाइजेशन हो जाता है। तो बस ये हमारे बहुत ही सिंपल से प्रोसेस थे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ मॉडर्न मेथड्स के बारे में। तो इन मॉडर्न मेथड में सबसे पहला मेथड हमारा आ जाता है एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो देखिए एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, ये हमारा एक एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, जिसमें हमारा क्या, हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है। अब ये मटेरियल हमारा जो है सेल वॉल से मिलकर बना होगा, ये मान लीजिए हमारे मतलब सेल से मिलकर बना होगा, ये हमारे प्लांट की सेल्स हैं। तो देखिए जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो इसी सेल के अंदर ही होता है जनरली, ठीक है, इसी सेल के अंदर ही तो होता है। तो यहाँ पे देखिए एट लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए कि हम लोग यहाँ पे सेल वॉल को ब्रेक करें, या फिर जो भी कंपोनेंट है हम लोग यहाँ पे उसको ब्रेक करें। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम हमारे होते हैं जो कि यहाँ पे इस ब्रेकेज को बहुत ही ईजी मतलब आसान कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इनका काम ही होता है हमारे स्ट्रक्चर को, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को ब्रेक करना, है ना, हमारे कंपोनेंट के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे जो है कह सकते हो डिग्रेड करना। तो यहाँ पे इन एंजाइम्स का यूज़ करके हम लोग बहुत इजीली यहाँ पे हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पे अपना रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज एन एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड दैट यूजेज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन सेल वॉल्स, मेम्ब्रेन्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा जो भी मटेरियल है, जहाँ से हमें जो भी कंपाउंड चाहिए उसमें यहाँ पे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इनहेंसिंग द रिलीज ऑफ डिजायर्ड बायोएक्टिव कंपाउंड, जिसकी वजह से जो भी हमारा डिजायर्ड बायोएक्टिव कंपाउंड है वो बहुत ही इजीली रिलीज हो जाता है। अब प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे एंजाइम होते हैं जैसे सेल्यूलेसेस। तो सेल्यूलेसेस मतलब कि जो हमारे सेल वॉल को ब्रेक करें, प्रोटीएसेस मतलब कि जो हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, सेलेक्टिवली डिग्रेड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो ये हमारे देखिए ये हमारा सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, और हमारा जो है लिग्निन हो गया, प्रोटीन हो गए, इन सभी को हमारा ब्रेक डाउन करने में ये हमारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं ऑफ द मटेरियल, मेकिंग द इंट्रासेलुलर कंपाउंड मोर एसेसिबल फॉर एक्सट्रैक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा कंपाउंड होता है वो बहुत ईजिली हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए रिलीज हो जाता है। ना स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स देखिए हमारा सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मटेरियल को थोड़ा सा प्री ट्रीट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट का मतलब वही है कि हम लोग यहाँ पे इसको जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एंजाइम ट्रीटमेंट की बात करें, अ सुटेबल एंजाइम और एंजाइम मिक्सचर इज एडेड टू द मटेरियल इन अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक स्टेप तो हम लोग सेम ही करेंगे, यानी प्लांट को हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट में तो डालेंगे ही। अब डालने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अपना एक एंजाइम का मिक्सचर भी डाल देंगे जो कि हमारे इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। द मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड, और मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे इंक्यूबेट मतलब कि इसको हम लोग यहाँ पे जरूरी ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड कर देंगे जो भी चाहिए होगी। अब एक्सट्रैक्शन की बात करें तो एट लास्ट में देखिए क्या होगा, जो हमारा एंजाइमेटिक एक्शन होगा उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं उनका ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से जो भी हमारे बायोएक्टिव कंपाउंड है वो हमारे सॉल्वेंट में यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे।
अब फिल्ट्रेशन की बात करें द एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड रेसिड्यू। तो यहाँ पे देखिए एट लास्ट में क्या होगा, जो भी हमारा सॉलिड रेसिड्यू है उसको हम लोग यहाँ पे अलग कर लेंगे और हमारा एक्सट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पे अलग कर लेंगे। अब एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारा बहुत ही इको फ्रेंडली होता है और माइल्ड कंडीशन में परफॉर्म हो जाता है और ये हमारे एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी को काफ़ी बढ़ा देता है। और यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सॉल्वेंट का यूज भी नहीं करना पड़ता है और यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी कम लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो है हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है क्योंकि हमें कोई हीट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी हमारे फिनॉलिक्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोटीन, लिपिड, बायोएक्टिव्स इनकी रिकवरी में और हमारे एसेंशियल ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन में यहाँ पे इसका बहुत ही इफेक्टिवली यूज देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के बारे में। अब इसमें देखिए इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें बस होगा क्या कि ये देखिए बाकी असेंबली लगभग सेम है, यानी यहाँ पे हमारा एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडेंसर लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे बस हम लोग यहाँ पे माइक्रोवेव की हीट का यूज करेंगे। अब माइक्रोवेव की जो हीट होती है काफ़ी जो है कह सकते हो इंटेंस हीट होती है और ये क्या होती है, ये हमारे सेल वॉल्स को बहुत इजिली पेनिट्रेट कर जाती है। मतलब माइक्रोवेव की जो रेडिएशंस होती हैं ये हमारी सेल वॉल को पेनिट्रेट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है वो यहाँ पे बहुत इजिली अपना एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे हमारे सॉलिड में रिलीज कर देता है। और ये सॉलिड यहाँ पे फर्दर क्या होता है, हमारा जो है कह सकते हो इवेपोरेट होता है, लेकिन इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेट होकर फिर से यहाँ पे गिरता रहता है। तो एट लास्ट में हमें काफ़ी कंसनट्रेट सॉल्वेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें बाकी कुछ है नहीं है। बाकी देखिए प्रिंसिपल की बात करें तो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक्स दैट यूजेस माइक्रोवेव एनर्जी। तो ये हमारे माइक्रोवेव की एनर्जी को यूज करता है टू एनहेंस द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम सॉलिड मैट्रिक्स सच एज प्लांट मटेरियल। वही चीज़ है कि हमारा सॉलिड से जो है एक्टिव कंपाउंड की रिलीज को यहाँ पे फैसिलिटेट करता है। अब स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स इन माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन आ जाता है। तो मटेरियल को हम लोग यहाँ पे ग्राउंड मतलब वही जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मिक्सिंग की बात करें तो मटेरियल को हम लोग यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं अपने सुटेबल सॉलिड में इन अ माइक्रोवेव सेफ कंटेनर, ठीक है। एक माइक्रोवेव सेफ कंटेनर में जो है हम लोग यहाँ पे इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। माइक्रोवेव सेफ कंटेनर का मतलब है कि ऐसा कंटेनर में हम लोग डालते हैं जो कि माइक्रोवेव में रखने के बाद ख़राब ना हो ना। उसके बाद हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन आ जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, द मिक्सचर इज एक्सपोज टू माइक्रोवेव रेडिएशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड पावर लेवल। तो एक सेट पावर टाइम और एक सेट टाइम में हम लोग यहाँ पे उसको जो है एक्सपोज करते हैं, जिससे हमारा माइक्रोवेव से जो भी रेडिएशन है वो हमारे मटेरियल्स के अंदर जाती हैं और उसको पेनिट्रेट कर देती हैं। द सॉल्वेंट एब्जॉर्ब्स द हीट एनहेंसिंग एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा एक्सट्रैक्शन यहाँ पे एनहेंस होने लगता है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे एट लास्ट में फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पे सॉलिड रेसिड्यू को अलग कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा बहुत ही रैपिड एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही हाई एफिशिएंसी होती है और हमारा हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स को यहाँ पे प्रिजर्व देखिए, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव में हम लोग एक टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जो है हीट सेंसिटिव कंपाउंड है तो उनके लिए हम लोग थोड़ा लो टेम्परेचर रखेंगे, तो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स में भी हमारा थोड़ा बहुत काम कर जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीफिनॉल्स हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, आइसोलेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स हो गए, तो इन्हीं सब में मतलब कुल मिला के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। और अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो देखिए क्रोमेटोग्राफी हमारी एक टाइप की लेबोरेटरी टेक्निक होती है जिसका यूज हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग सिंपली समझिए क्रोमेटोग्राफी को। अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो क्रोमेटोग्राफी देखिए क्रोमा का मतलब थोड़ा सा कलर से होता है, ठीक है, और ग्राफी का मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वगैरह समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग कंपाउंड है ABC। अब हमें देखिए हमें क्या है कि ये जो मिक्सचर है ना, तो ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे हमें ये तीनों कंपाउंड इसमें मिक्स तो है लेकिन हमें अलग अलग दिख नहीं रहे। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने पानी लिया, अब पानी में आप लोगों ने सबसे पहले चीनी डाल दी, उसको यहाँ पे शेक करके मिला दिया, फिर आप लोगों ने इसमें नमक डाल दिया और उसको भी आप लोगों ने शेक करके मिला दिया। अब आप लोग बाद में क्या देखोगे तो क्या आप लोगों को नमक और चीनी अलग अलग दिखेगा? अलग अलग तो दिखेगा नहीं। या फिर मान लीजिए इसी में आप लोगों ने फिर एक जो है फ्लेवर कोई ऑरेंज कलर डाल दिया, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अब आपस में मिक्स हो गई। अब आपसे कोई कहे कि ऑरेंज कलर जो हम लोगों ने डाला था उसको अलग निकाल दीजिए, चीनी को अलग कर दीजिए, नमक को अलग कर दीजिए, तो आप लोग नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इनको अलग अलग कर सकते हैं। और ये करते क्या है, ये बेसिकली हमारे जिन भी कंपाउंड्स होते हैं उनको यहाँ पे एक अलग अलग कलर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, मतलब अलग अलग कलर के बेसिस पे यहाँ पे उनका जो है एक सेपरेशन करती है। अब वैसे देखिए क्रोमेटोग्राफी का एक्चुअल यूज तो हमारा सेपरेशन में होता है, लेकिन यहाँ पे अपने फार्माकोग्नोसी में जो हम लोग क्रोमेटोग्राफी है इसका यूज हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपना
आइडेंटिफिकेशन या फिर एनालिसिस की तरह ज़्यादा देखेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल को आपस में कंपेयर करेंगे। बाकी देखिए जो क्रोमेटोग्राफी है ये हमारा जो है आप लोग को 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में बहुत डिटेल में पढ़ना है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको बस उतना ही देखेंगे जितना आप लोग के यहाँ पे काम का है, क्योंकि बहुत डिटेल में यहाँ पे इसको हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आप लोग के पूरी 2 यूनिट में दिया हुआ है आप लोग की इंस्ट्रूमेंटल में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही देखेंगे, जितना आप लोग के क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी की बात करते हुए हमारी लेबोरेटरी टेक्निक होती है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए करते हैं। बाकी देखिए इन फार्माकोग्नोसी इट इज एन एसेंशियल टेक्निक यूज्ड फॉर आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इसका यूज यहाँ पे हम लोग जो है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज ज़्यादा करते हैं। अब हम लोग बात करें ना तो क्रोमेटोग्राफी भी हमारी बहुत अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। सबसे मोस्ट फेमस हमारी होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसका यूज आप लोगों ने अपने 3rd और 4th यूनिट में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाता है, जो कि इसी का एडवांस फॉर्म होता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाता है। फिर हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से देखिए बहुत अलग अलग टाइप की, मतलब यहाँ पे भी सारे टाइप हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन ये हमारे कुछ मोस्ट फेमस टाइप थे, जिसमें से हम लोग यहाँ पे अपने स्टार्टिंग के 3 को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में आप लोग के कई बार पूछी गई हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब देखिए इसको आप लोगों ने 3rd यूनिट में भी थोड़ा पढ़ा हुआ था, बट हम लोग थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, देखिए क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहली बात कि एक हमारे 2 फेस होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मोबाइल फेस, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल होता है। एक हमारा होता है स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो हमारा मोबाइल फेस होता है, जैसे इसका नाम मोबाइल यानी कि मूव करने वाला, तो ये हमारा मूव करता है, और ये हमारा जनरली एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। मतलब ये हमारा सॉल्वेंट होता है, यानी कि या तो ये लिक्विड होता है या तो गैस फॉर्म में होता है। और स्टेशनरी फेस जनरली हमारा क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका होना, तो ये हमारा मूव नहीं करता, ये हमारा एक जगह स्टेशनरी रहता है। और ये जनरली हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि इसमें यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अगर सैंपल्स इसमें हम लोग समझे ना, तो इसमें हमारी एक जो है हमारी थिन लेयर प्लेट होती है, मतलब कि यहाँ पे हमारी जो है TLC प्लेट होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, ठीक है। मतलब ये हमारी ग्लास की प्लेट होती है। जैसे आप लोगों ने ग्लास स्लाइड देखी है कभी लैब में, बिल्कुल वैसे ही होती है, और उसी से हम लोग प्रिपेयर भी कर सकते हैं। हालांकि ये मार्केट में आप लोग को पहले से प्रिपेयर भी मिलती है। तो देखिए ये जो हमारी TLC प्लेट होती है ना, तो यहाँ पे होता क्या है कि इसी के ऊपर सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा एक सैंपल है, जैसे हम लोग फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मान लीजिए ये हमारा एक सैंपल है, अननोन सैंपल है, इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये हमारा कितना, इसका स्टैंडर्ड वगैरह क्या है। तो हम लोग क्या होगा, इस अननोन सैंपल को हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सैंपल से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के लिए करेंगे क्योंकि देखिए सबसे पहले जो हमारी प्लेट है ना, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना जो है स्टेशनरी फेस की एक लेयर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे स्टेशनरी फेस जो जनरली यूज होती है हमारे TLC में, वो होती है सिलिका जेल जी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि हमारा सिलिका जेल की एक लेयर अप्लाई करेंगे। अब लेयर अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे, तो ये लेयर बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे सूख जाएगी हमारी, ठीक है। और सूखने के बाद क्या होगा, सूखने के बाद यहाँ पे जो हमारी TLC प्लेट है ना, सूखने के बाद ये जो हमारी TLC प्लेट है, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक ड्रॉप हम लोग यहाँ पे इस अननोन सैंपल का लगाएंगे, ठीक है, बहुत ही कंसनट्रेट ड्रॉप लेंगे, और एक ड्रॉप हम लोग लगाएंगे इस यहाँ पे हमारे जो है स्टैंडर्ड सैंपल का, ठीक है। एक ड्रॉप हम लोग स्टैंडर्ड का लगाया, एक ड्रॉप हम लोगों ने अननोन का लगाया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस TLC प्लेट को यहाँ पे हम लोगों ने एक हमारा सॉल्वेंट सिस्टम लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारा देखिए, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमारा मोबाइल फेस फील होता है, देखिए इस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। मतलब इसको देखिए थोड़ा अलग से समझते हैं। इस सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पे ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे मतलब ये हमारे मतलब एक वेसल होता है जिसके अंदर हमारा मोबाइल फेस फिल होता है। देखिए 2 फेस हम लोग लेते हैं ना स्टेशनरी क्रोमेटोग्राफी में, एक हमारा मोबाइल फेस हो गया, एक हमारा स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी को हम लोगों ने सबसे पहले हमारे TLC प्लेट पे अप्लाई कर दिया, और मोबाइल फेस को हम लोगों ने यहाँ पे इस वेसल में ले लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो TLC प्लेट है ना, इसको इसके अंदर प्लेस कर देंगे। और देखिए एक चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ये जो पॉइंट हम लोग लगा रहे हैं ना, ये लगभग हम लोग इतनी दूरी पे लगाते हैं कि जब हम लोग उसको यहाँ पे डिप करें इस हमारे सॉल्वेंट में, ठीक है, इस मोबाइल फेस में जब डिप करें, तो ये जो हमारे पॉइंट है ना, ये हमारे इस सॉल्वेंट जितनी दूरी तक सॉल्वेंट फिल हो
उससे थोड़ी दूरी पे हो, इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए होगा क्या, जब हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस टीएलसी प्लेट में ऊपर की तरफ हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा। जब यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करेगा तो क्या होगा, देखिए ये जो कंसंट्रेटेड ड्रॉप थे, तो जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो ये ड्रॉप को भी अपने साथ यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो बहा कर ले जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारी प्लेट है और इसमें आप लोगों ने ऐसे 2 ड्रॉप लगाए हमारे सेल, एक हमारे स्टैंडर्ड का, एक हमारा यहाँ पे टेस्ट वाले का। तो अब क्या होगा भाई, इसको अगर मान लीजिए इसके ऊपर हम लोग वाटर को ऐसे धुल दें तो क्या होगा भाई, ये बह नहीं जाएगा ऐसे। लेकिन देखिए होगा क्या, हम लोगों ने इतनी कंसंट्रेटेड ड्रॉप लगाई थी कि ये बह तो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करेगा ऊपर की तरफ तो ये सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे आगे की तरफ फ्लो तो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे ये बह गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक डिटेक्टिंग एजेंट को डालेंगे, ठीक है, डिटेक्टिंग एजेंट को, तो ये डिटेक्टिंग एजेंट क्या करेगा, डिटेक्टिंग एजेंट को डालने के बाद ये जो हमारे ये जो हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है, ये जो भी हम लोगों ने डाला था स्टैंडर्ड सैंपल का, ये जितनी दूरी तक जाएंगे, ठीक है, उतनी दूरी तक हमारे यहाँ पे डिटेक्टिंग एजेंट यहाँ पे इनको जो है कह सकते हो विजिबल कर देगा। मतलब देखिए थोड़ा समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आप लोग समझिए। जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे टीएलसी प्लेट ली, इस टीएलसी प्लेट में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड का ड्रॉप डाला, एक हम लोगों ने यहाँ पे ये टेस्ट वाला हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड वाला हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ पे अपने सॉल्वेंट में फिल कर दिया। अब ये सॉल्वेंट क्या हुआ, ये जो सॉल्वेंट है ना ये ऊपर की तरफ इसके साथ मूव कर दिया। जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो ये जो ड्रॉप हम लोगों ने डाली है इस ड्रॉप को भी अपने साथ मूव करेगा। लेकिन ड्रॉप को मूव करेगा तो क्या होगा, ड्रॉप यहाँ पे इस सॉल्वेंट के साथ थोड़ी दूरी तक मूव करेंगी, लेकिन एक सर्टेन दूरी तक। लेकिन क्या होगा कि हम लोग जब अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो वो हमें नहीं दिखेगा। लेकिन जब डिटेक्टिंग एजेंट के साथ हम लोग यहाँ पे डिटेक्टिंग एजेंट के साथ हम लोग यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ड्रॉप थी, ठीक है, ये यहाँ पे इस सॉल्वेंट के साथ कितनी दूरी तक मूव हुई। मान लीजिए जो ड्रॉप थी ये हमारी यहाँ पे मान लीजिए इतनी दूरी तक मूव हुई स्टैंडर्ड की, और मान लीजिए इतनी दूरी तक हमारी मूव हुई टेस्ट की। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एट लास्ट में यही कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड और टेस्ट की जो ड्रॉप है वो यहाँ पे बराबर दूरी तक मूव हुई है कि नहीं हुई है। अगर बराबर दूरी तक मूव हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पास हो जाता है, नहीं हुई है तो हमारा फेल हो जाता है। ऑल्दो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब ये RF वैल्यू क्या होती है तो अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको इतना शॉर्ट में हम लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, बट आई होप कि आप लोग समझ रहोगे। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी भी 3rd यूनिट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हो एक बार। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सैम्पल प्रिपरेशन। तो देखिए जो हमारा अननोन सैंपल होता है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी होती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है अपने एक सुटेबल सॉल्वेंट में डाल के रख देते हैं। तो हम लोग प्लांट मटेरियल को जो है डिजॉल्व कर देते हैं अपने एक सुटेबल सॉल्वेंट में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी फेस को अप्लाई करते हैं। द टीएलसी प्लेट इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल टिपिकली सिलिका जेल और एल्यूमिना। दिस एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेस वेयर कंपाउंड्स इन द सैंपल विल इंट्रैक्ट एंड सेपरेट। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग टीएलसी प्लेट के ऊपर अपने सिलिका जेल जी को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ देर के बाद ये सूख जाती है और बिल्कुल स्टेशनरी लेयर अप्लाई हो जाती है इसकी, जिसके ऊपर एट लास्ट में क्या होता है हम लोग यहाँ पे अपने ड्रॉप को प्लेस करते हैं। Application of sample. A small amount of prepared sample is applied as a spot or band in on TLC plate. तो यहाँ पे क्या होता है एट लास्ट में हम लोग जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिपेयर सैंपल की जो है एक स्पॉट या फिर ड्रॉप जो है अप्लाई करते हैं। एक स्पॉट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक हो सकता है कि हम लोगों ने एक ही प्लेट में स्टैंडर्ड के और ड्रॉ सैंपल के दोनों के ड्रॉप अप्लाई कर दिए, और एक हो सकता है कि एक प्लेट में हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड का अप्लाई करें और एक नेक्स्ट प्लेट ले उसमें हम लोग यहाँ पे सैंपल का अप्लाई करें। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा ना। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो टीएलसी प्लेट को हम लोग यहाँ पे एक अपने डेवलपिंग चैम्बर में प्लेस कर देते हैं, जहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा जो है ऊपर की तरफ मूव होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा यहाँ पे एट लास्ट में क्या होता है, ये हमारा चैम्बर होता है, ठीक है। इस चैम्बर में हम लोग इस टीएलसी प्लेट को रख देते हैं, जहाँ से जो हमारा मोबाइल फेस है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव होती है। अब आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर डेवलपमेंट, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग यहाँ पे टीएलसी प्लेट को अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं। और ड्राई करने के बाद क्या होता है, हम लोग एक डिटेक्टिंग एजेंट डालते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज कर लेते हैं कि हमारी ड्रॉप जो है कितनी दूरी तक यहाँ पे उन्होंने अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि जो टीएलसी का प्रिंसिपल होता है ये किस पे बेस होता है। The principle of TLC relies on the differential affinity of components for stationary phase and mobile phase.
एक चीज़ आप लोग समझिए, जैसे ये जो टीएलसी प्लेट जब हम लोगों ने चैम्बर में डाली, तो ये जो ड्रॉप है ना, ये कितनी दूरी तक मूव करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा ड्रॉप है ये किस चीज़ के साथ हमारा ज़्यादा कंपैटिबल है। मतलब अगर मान लीजिए ड्रॉप है ये स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हुई, तो ये क्या करेगी, ये कोशिश करेगी कि स्टेशनरी फेस पे चिपकी रहे, है ना, ज़्यादा दूरी तक मूव ना करे। और अगर ये सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा कंपैटिबल होगी, तो ये क्या करेगी, ये हमारा कोशिश करेगी कि सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा दूरी तक मूव कर जाए। तो अगर देखिए, अगर हमारी ड्रॉप स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा ज़्यादा जो है कह सकते हो ज़्यादा जो है इसकी एफिनिटी होगी, एफिनिटी मतलब कि स्टेशनरी फेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा अगर इसका, तो ड्रॉप हमारी ज़्यादा दूर तक मूव नहीं करेगी, क्योंकि देखिए स्टेशनरी फेस हमारी इसी प्लेट के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप है, अगर स्टेशनरी फेस की तरफ इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, तो ये इसी पे स्टिक रहेगी, ज़्यादा दूर तक मूव नहीं करेगी। और अगर स्टेशनरी फेस की बजाय जो हमारा मोबाइल फेस है, यानी जो सॉल्वेंट है जो ऊपर की तरफ उठेगा, अगर इसके प्रति इसकी एफिनिटी ज़्यादा हुई, तो क्या होगा, ये हमारी बहुत ज़्यादा दूरी तक मूव करेगी। तो यहाँ पे देखिए इसका मूवमेंट हमारा डिपेंड करता है कि इसकी एफिनिटी हमारी किस फेस के साथ ज़्यादा है। बाकी देखिए यहाँ पे अगर फिगर में आप लोग देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी टीएलसी प्लेट होती है, यहाँ पे हम लोग स्पॉट्स अप्लाई करते हैं, हमारा मोबाइल फेस होता है, फिर एट लास्ट में ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारा बहुत ही सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है, ठीक है, वर्साटाइल होता है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के सैंपल्स को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी क्विक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अब लिमिटेशंस ऑफ टीएलसी की बात करो तो यहाँ पे देखिए एक हमारा लेस क्वांटिफिकेशन हो गया, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिफाई नहीं कर पाता है चीज़ों को। मतलब यहाँ पे देखिए क्वालिटी तो क्वालिटेटिव एनालिसिस तो कर लेता है, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। और यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होता है कि एकदम बहुत ही एग्जैक्ट हमें कैलकुलेशन दे दे। तो ये इसकी थोड़े से डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है HPDLC यानी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए HPDLC हमारा क्या होता है, ये हमारा TLC का ही एक एडवांस फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे इसमें सब चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाती हैं। मतलब इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सैंपल को अपने खुद से अप्लाई कर रहे हैं, इसमें सब चीज़ें खुद से अप्लाई हो जाती है। बस हमें यहाँ पे सैंपल को डालना होता है, और हमारी एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कि खुद से यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करता है, खुद से यहाँ पे मूवमेंट होती है, खुद से यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, सब चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाती हैं। SPDLC is an advanced form of traditional thin layer chromatography used for separating and analyzing। तो वही चीज़ एक एडवांस फॉर्म होता है। बाकी देखिए दिस इज अ हाईली एफिशिएंट, यहाँ पे बहुत ही हाईली एफिशिएंट होता है, रिप्रोड्यूसिबल ऑटोमेटेड टेक्निक होती है, वाइडली यूज होती है हमारी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सभी चीज़ों में यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी देखिए प्रिंसिपल इसका भी सेम रहेगा कि यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है उसकी एफिनिटी कितनी है, देखिए होगा सब सेम ही, बस इसमें होगा क्या, होगा सब ऑटोमेटेड। मतलब होगा वही कि हमारा एक सिल्का जेल अप्लाई होगा, फिर ये सब चीज़ें होगी, लेकिन सब ऑटोमेटेड होगा। अब इसकी हम लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हाई रेजोल्यूशन सेपरेशन। HPDLC प्रोवाइड्स हाई रेजोल्यूशन सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर अलाउइंग फॉर डिटेक्शन, यानी कि ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन यानी बहुत ही क्लियर सेपरेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। इंप्रूव सेंसिटिविटी यानी कि देखिए इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे TLC के कंपेयर में, और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी भी हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल TLC से काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके जो है कंपोनेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसके कंपोनेंट्स मतलब थोड़ा सा आप लोग बस अभी नाम पढ़ लो, यहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑटोमेटिक सैंपल एप्लीकेटर होता है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे सैंपल को अप्लाई कर देता है TLC प्लेट पे। फिर हमारा एक ऑटोमेटिक डेवलपमेंट चैम्बर होता है जहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। फिर हमारा एक डिटेक्शन चैम्बर होता है जो कि हमारा डिटेक्ट करता है। फिर हमारा एक स्कैनर होता है, ठीक है, जो कि हमारे सैंपल को एट लास्ट में स्कैन करके और यहाँ पे उसकी एक फोटो या फिर डॉक्यूमेंटेशन यूनिट जो है जहाँ पे हमारी फोटो बन जाती है, कह सकते हो सैंपल की, बहुत ही क्लियर, बहुत ही जूम्ड आउट फोटो बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही क्लियरली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे काफ़ी हाई रेजोल्यूशन सेपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी इंप्रूव सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी देखने को मिलती है, बहुत ही फास्टर एनालिसिस होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब एक बार देखिए इनिशियल कॉस्ट हमें लगानी पड़ती है, लेकिन बाद में हमारे यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ईजी टू यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लिमिटेड ऑटोमेशन होता है, ठीक है, और थोड़ा सा जो है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन हमें इसके लिए चाहिए होता है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, तो ये हमारा होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली इसके इंस्ट्रूमेंट से समझते हैं, तब आप लोग ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हमारे यहाँ पे एक सबसे पहली बात इसमें हमारा एक पंप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक HPLC पंप होता है जो कि करता क्या है हमारे यहाँ पे, देखिए सब एक चीज़ आप लोग समझिए, सब चीज़ें सेम होंगी, मोबाइल फेस होगा, स्टेशनरी फेस होगा, काम सेम होगा, मोबाइल फेस हमारा मूव करेगा, स्टेशनरी फेस हमारा स्टिक रहेगा।
बस यहाँ पे, और उसके बाद एक डिटेक्शन एजेंट होगा, एक हमारा रिकॉर्डिंग एजेंट होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है, यानी कि जो हमारा मोबाइल फेस होता है, इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही एक हमारा हाई प्रेशर पंप के थ्रू क्या करते हैं, देखिए ये हमारा डिलीवर करता है मोबाइल फेस को बहुत ही हाई प्रेशर से। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद एक हमारा सैंपल इंजेक्टर होता है, यानी उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जिस सैंपल की हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करनी होती है उस सैंपल को यहाँ पे डालते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, एक हमारा कॉलम होता है जो कि हमारा स्टेशनरी फेस से प्लैक होता है। देखिए अब आप लोग सिंपली समझिए होता है क्या, ये हमारा कॉलम होता है, यहाँ पे हमारा सैंपल होता है, ठीक है। तो ये सैंपल क्या होता है, ये सैंपल और ये सॉल्वेंट, ये दोनों हमारे इस कॉलम से पास होते हैं। अब ये जो कॉलम है ना, ये हमारा इसके ऊपर स्टेशनरी फेस अप्लाई होती है। तो अगर हमारा सैंपल इस कॉलम के अगर हमारा सैंपल जो है, देखिए कितना ज़्यादा सैंपल हमारा पास होगा, वही हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा इसकी जो एफिनिटी है वो हमारी किसकी तरफ जाता है। बाकी फिर एक हमारा डिटेक्टिंग एजेंट होता है जो कि हमारा डिटेक्ट करता है चीज़ों को, और फिर एक हमारा डाटा सिस्टम होता है जो कि हमारा डाटा रिकॉर्ड करता है। तो इसमें देखिए बस यही थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जैसे एक हमारा पंप आ जाता है, फिर हमारा एक सैंपल इंजेक्टर आ जाता है, फिर हमारा कॉलम आ जाता है, और ये इन्हीं कॉलम से पास होने के बाद क्या होता है, जो भी हमारा सैंपल होता है उसको यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है वो यहाँ पे इस वाले कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। देखिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, बट अभी के लिए आप लोग इतना ही समझ लो, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पे बाद में जो है काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जब पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विद इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है। ना इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे यहाँ पे कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कि हमारा जो है फाइटो कॉन्स्टेंट लाइक एल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, इन सब के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे प्योरिटी असेसमेंट वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। और की फीचर्स की बात करें तो बहुत ही हाई सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, वर्सटाइल होता है, यानी बहुत अलग अलग टाइप के हमारे कंपोनेंट्स को आइसोलेट वगैरह कर सकता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है, और हमारे यहाँ पे काफ़ी जो है एक फास्टर स्पीड और एफिशिएंसी देखने को मिलती है। और एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा वही है कि हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन के स्टैंडर्डाइजेशन में, बायो एक्टिव कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में, और हमारा मॉनिटरिंग केमिकल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हो, तो इसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को देखोगे, बट अभी के लिए आप लोग बस यहाँ पे नाम याद कर लो, उतना सफिशियंट है। तो देखिए ये हो गए हमारे यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमारी एक टाइप की एनालिटिकल टेक्निक होती है, और इसमें हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग करते क्या है, लाइट के बेसिस पे अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब इसमें भी आप लोग थोड़ा समझिए कि होता क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे जो भी हमारा सैंपल होता है, ठीक है, इस जिस सैंपल को हमें एनालाइज करना होता है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट पास करते हैं, ठीक है। तो ये लाइट जब पास होती है तो क्या होता है, देखिए ये जो सैंपल है ना, तो थोड़ा समझिएगा आप लोग कि ये जो सैंपल होता है, ठीक है, तो इस सैंपल के अंदर जो एटम्स होते हैं यहाँ पे ये मूव, तो इन एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे मूव किया करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये लाइट यहाँ से गुजरती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा सैंपल है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे इसके इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो ये जब लाइट इसके ऊपर पास होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे एक हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस वाले स्टेट पे था, तो ये यहाँ पे जंप करके यहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वापस भी अपने उसी पोजीशन पे आ जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए इसको एनर्जी मिली तो ये हायर एनर्जी स्टेट में गया, लेकिन उसके बाद जब एनर्जी चली गई तो ये वापस से लो अपने अपने स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये जाता है तो क्या करता है, जब ये जाता है तो ये करता है लाइट को एब्जॉर्ब, समझिएगा आप लोग, जब ये जाता है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, देखिए ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट और ये होती है इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जैसे जो भी मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो होंगे ही, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मटेरियल्स के वो क्या होगा, वो हमारी जो है जैसे लाइट हम लोग डालेंगे तो ये हमारा लाइट को अब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे लाइट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे ये जो है वापस से जो है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो देखिए जब ये ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो लाइट को करेगा एब्जॉर्ब, समझिएगा आप लोग, और जब ये ग्राउंड से वापस अपने एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये लाइट को करेगा इमिट,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी बेस पे यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके प्रिंसिपल यहाँ पे बेस होते हैं, यानी यहाँ पे एक प्रिंसिपल इसका बेस होता है एब्जॉर्बेंस पे, एक प्रिंसिपल इसका बेस होता है इमिटेंस पे, ठीक है, कि कितना लाइट हमारी इमिट हो रही है, एक प्रिंसिपल हमारा उस पर बेस होता है, और एक हमारा बेस होता है कि हमारे कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। अब आप लोग बिल्कुल सिंपली समझिए कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारा सैंपल है और इसमें हम लोगों ने लाइट पास करी। अब देखिए हमें पता है ना कि हम लोगों ने कितनी कह सकते हो कितनी रेज ऑफ लाइट पास करी या फिर कितना अमाउंट ऑफ लाइट पास किया है। तो मान लीजिए एक सर्टेन एक्स अमाउंट ऑफ लाइट हम लोगों ने पास करी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट हमें निकली, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे वाई निकली। अब ये एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी कितनी लाइट हम लोगों ने डाली और कितनी लाइट यहाँ पे बाहर हमें जो है देखने को मिली, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे पता लगा लेंगे कि सैंपल में यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन में सैंपल प्रेजेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो एट लास्ट में हमें जो लाइट है वो काफ़ी कम अमाउंट में देखने को मिलेगी। जैसे इसको समझिए कि मान लीजिए एक्स का नंबर अगर हमारा 100 है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट मान लीजिए जो बाहर निकली वो हमारी 50 है, तो 50 लाइट इसका मतलब इसने एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा लगभग 50 लाइट्स को एब्जॉर्ब करने की कंसंट्रेशन है लगभग इसकी, मतलब ये समझने के लिए आप लोग समझिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसमें जो है एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई सब्सटेंस बाय एग्जामिनिंग हाउ दे इंटरेक्ट विद लाइट, यानी लाइट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं इसकी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है अपने सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब, इमिट और रिफ्लेक्ट लाइट इन अ यूनिक वेज डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल नेचर। तो वही चीज़ है कि हमारा केमिकल स्ट्रक्चर उनका किस तरीके से, उस हिसाब से वो लोग जो है डिफरेंट तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर इमिट करते हैं। बाय मेजरिंग दीज इंट्रैक्शंस साइंटिस्ट कैन फिगर आउट व्हाट अ सब्सटेंस इज मेड ऑफ एंड हाउ मच ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि हमारा जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो हमारे कितनी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है और किस तरीके से ऑब्जॉर्ब कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग देखिए दोनों तरीके से हम उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उस सब्सटेंस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस कर सकते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमें बहुत अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन आप लोग एग्जाम में पूछी जाती है वो हमारी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे यूवी विजुअल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, मास हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गया, ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो देखिए बात करें अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो देखिए इसमें हमारा होगा क्या, देखिए यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, और विजुअल का मतलब होता है विजुअल। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है कि इसमें जो हम लोग लाइट यूज करेंगे तो इसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो दो तरह की लाइट का यूज करेंगे, एक हमारा यूवी लाइट होगी और एक हमारी विजिबल लाइट होगी, ठीक है। तो इन दोनों तरह की लाइट का यूज करके हम लोग यहाँ पे अपने सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज द इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट विद सैंपल। तो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट का यूज करके हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज अ सिंपल वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल होती है, वाइडली यूज्ड हमें देखने को मिलती है। प्रिंसिपल की बात करते हैं यहाँ पे देखिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट इट अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस इट्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे लाइट देंगे तो यहाँ पे लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। The specific type and amount of light absorbed by the sample is the measure of its concentration and qualitative properties। अब देखिए किस टाइप की लाइट को यहाँ पे जो हमारा सैंपल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो दोनों हमारे इसकी जो है कंसंट्रेशन और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मेजर होंगी। इन्हीं से हम लोग यहाँ पे इसकी क्वालिटेटिव और कंसंट्रेशन दोनों को पता कर लेंगे। ना अगर हम लोग यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या सेटअप देखने को मिलता है। तो ये हमारा होता है अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें हमारा होता है एक लाइट सोर्स जो कि हमारा लाइट को पास करता है, और फिर एक हमारा मोनोक्रोमेटर आता है। अब देखिए ये जो लाइट हमारी पास होती है तो हमें तो एक स्पेसिफिक लाइट चाहिए ना, हमें यहाँ पे ये जो लाइट पास हो रही है इसमें से हमारी यूवी विजुअल लाइट चाहिए। तो यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटर क्या होता है कि हमारे लाइट को जो है लाइट से जो स्पेसिफिक लाइट हमें चाहिए होती है उसको यहाँ पे लेके हमारा जो है हमारे जो भी मटेरियल है उसमें फोकस करता है। और देखिए ये जो हमारा मटेरियल होता है जो कि हमारा सैंपल होता है वो जिस वेसल में प्लेस होता है उसको हम लोग क्यूएट बोलते हैं। क्यूएट कुछ खास नहीं है, हमारा एक सैंपल होता है, मतलब हमारा एक वेसल होता है जिसमें हमारा सैंपल प्लेस होता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, जब लाइट पास होती है तो यहाँ पे हमारा डिटेक्टर हो जाता है जो कि डिटेक्ट करता है कि कितनी लाइट हमारी आ रही है, और उसके बाद हमारा एक रिकॉर्डर होता है जो कि हमारा रिकॉर्ड कर लेता है सारी रीडिंग को, ठीक है, कि हमारी क्या रीडिंग आ रही है, जिस बेसिस पर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी टाइप से हमें इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमारा पहला आता है लाइट सोर्स, जो कि हमारा एक यूवी लैम्प या फिर टंगस्टन लैम्प होता है, ठीक है, जो कि हमारा लाइट को पास करता है। मोनोक्रोमेटर हमारा डिवाइस होता है जो कि हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को सेलेक्ट करता है, जो कि हमें चाहिए होती है। सैंपल होल्डर, जो कि हमारा क्यूवेट होता है, जो कि हमारा क्वार्टस का बना होता है और हमारे सैंपल को होल्ड करता है। और डिटेक्टर की बात करें तो ये हमारा जो है बहुत ही हाई इंटेंसिटी, मतलब कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है, ठीक है, मतलब कि कितनी लाइट हमारी जो है बाहर आ रही है और कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो गई है, उन सभी चीज़ों को मेजर करेगा। और डाटा आउटपुट में हमारा डाटा जो है शो होगा कि क्या क्या डाटा हमारा आ रहा है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारा वही है कि आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स हो गया, क्वांटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स हो गए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, एनालिसिस ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट, इन सभी चीज़ों में हमें इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एट लास्ट में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस को, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिला है, उसका बहुत ज़्यादा मतलब अभी इतना यूज भी नहीं है और ना इतना ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं होता है। ये हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो हमारे जो है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रिंसिपल पे बेस होता है। मतलब देखिए इसमें सिंपल सा होता क्या है कि आप लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमारा अट्रैक्ट होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ, और नेगेटिव चार्ज हमारा अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, ये हमारा एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है और उसका यूज हम लोग जो है हमारे जो भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए एक बहुत जरूरी चीज़ है कि इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से किसी चीज़ का सेपरेशन करते हैं तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारा डीएनए, आरएनए और कुछ टाइप और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। बेस्ड ऑन देयर साइज, चार्ज एंड शेप बाय अप्लाइंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चार्ज मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको हम लोग करते क्या है कि उसको हम लोग यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है एनोड और कैथोड प्लेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स when an electric current is applied to a sample in a medium, the molecules move towards the electrode with the opposite charge। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स निगेटिव चार्ज वाले होंगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो हमारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। बस इसमें यही प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है। और बाकी देखिए हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स विथ ग्रेटर चार्ज और स्मॉलर साइज मूव फास्टर, वाइल दोज विथ लेस चार्ज और लार्जर साइज मूव स्लोली। अब देखिए सिंपल सी बात है कि भाई कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, या फिर कह सकते हो मॉलिक्यूल जितना साइज में छोटा होगा वो उतनी फास्ट मूव करेगा, है ना, हमारे अपोजिट वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। और कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जितना कम चार्ज होगा या फिर वो जितना बड़ा साइज का होगा वो उतना स्लो मूव करेगा। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल है। दिस रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल, और इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सैंपल का जो है सेपरेशन कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, फॉरेंसिक साइंस, मेडिकल डायग्नोसिस, प्रोटीन एनालिसिस, इन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका जो है यूज करते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 5। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।